आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रोमांचक कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी झेलमपुर गांव की है, जहाँ रतन लाल अपनी पत्नी कविता और बेटी रश्मि के साथ रहता था। रतन लाल गांव का बहुत बड़ा जमींदार था। उसके खेत में किसान खेती करते और वो उन बेचारों से इतनी मेहनत मुशक्कत कराने के बाद भी उन्हें पूरे पैसे नहीं देता था। सेठ जी, आप पिछले 4 साल से हमारी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं। अब बहुत महंगाई बढ़ गई है। अब इतने पैसे से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप हमारी मजदूरी बढ़ा दें। तुझे काम करना है तो कर, वरना तू जा सकता है। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। मैं तेरे घर का ठेका नहीं लिया हूँ। वहीं कविता ठीक उसके उल्टे स्वभाव की थी। अरे मन्नू, आज तुम्हें क्या हुआ है? तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या कहूँ सेठानी जी, आज मेरे बेटे को तेज बुखार और खांसी है, लेकिन मेरे पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे ही नहीं है। कविता पैसे लेकर आती है और कहती है, ये ले पैसे और जल्दी अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जा। सेठानी जी, आपका भला हो, आपका काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चल अब मुस्कुरा कर दिखा। मन्नू अपना काम जल्दी जल्दी करके वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। रतन लाल कविता को पैसे देते हुए देख लेता है। वो मन्नू के जाते ही कविता से गुस्से से कहता है, ये पैसे तुम्हारे बाप ने दिए थे, जो तुमने उसे उठा कर दे दिया। तुम्हें इतना गरीबों पर तरस आता है तो अपने बाप भाई के पैसे मांग कर बांटो। रश्मि ये सब बचपन से देख रही थी। वो बड़ी होकर डॉक्टर बन जाती है। पूरे गांव में वो एक बहुत ही नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाली डॉक्टर के नाम से मशहूर हो जाती है। वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों की मदद में इस्तेमाल करती है। रश्मि को अपने पिता का कंजूस और लालची स्वभाव खटकता था, पर लड़की होने के कारण वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो मन ही मन बहुत कुड़ती रहती थी। माँ देखो ना, बाबूजी ने फिर किसानों को पैसे कम दिए और 2 किसानों की बेवजह तनख्वाह काटी है। क्यों करते हैं बाबूजी ऐसा? क्या मिलता है इन्हें गरीबों के पैसे खाकर? देख बेटा, वो तुम्हारा पिता है, तुम पर उनका बहुत एहसान है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप ही रहो। पर माँ, कब तक चुप रहूं? बचपन से ये सब देख रही हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। आप क्यों कुछ नहीं कहती हैं? आपको भी तो ये सब अच्छा नहीं लगता और गलत के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन क्या माँ? तभी उसके पास एक गरीब लाचार बूढ़ा आदमी आता है। वो उससे विनती करते हुए कहता है, बेटा, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी के दिल में छेद हुआ है। डॉक्टर बाबू ने कहा है कि अगर अगले 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी जान जोखिम में जा सकती है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। हे भगवान! काका जी, आप चिंता मत कीजिए। आइए अंदर आइए, ये लीजिए पानी पीजिए। रश्मि बूढ़े काका को पानी पिलाती है और बूढ़े काका के हाथ में 50,000 भी थमाती है। काका, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे बताएं, आपने किस डॉक्टर को दिखाया है? वो मैंने डॉक्टर कश्यप को दिखाया है। अच्छा काका जी, शाम को अस्पताल में आ जाऊंगी। मुझसे जितना होगा मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, काकी जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रश्मि काका को बहुत हिम्मत देती है, जिसके बाद काका संतुष्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। रश्मि को उस बूढ़े आदमी की मदद करता देख रतन लाल बहुत भड़क जाता है और वो उसके पास आकर गुस्से से कहता है, क्या जरूरत थी उस बूढ़े आदमी को पैसे देने की? अरे वो गरीब नहीं, एक नंबर के चालाक लोग हैं। तुम्हें झूठ बोलकर तुमसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं और तुम उनकी बातों में आकर उनकी मदद कर रही हो। तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं देख रहा हूँ तुम डॉक्टर क्या बन गई हो, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी हो। ये बिल्कुल ना भूलो, तुम्हारी पढ़ाई में मेरा पैसा लगा है और मैंने तुम्हें डॉक्टर को पैसे कमाने के लिए बनाया है, गरीबों के पीछे अपना पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं। मैं ना कहता था कविता, इसे ज्यादा ना पढ़ाओ, जल्दी से इसकी शादी कर देना था। ये तुम्हारी जिद थी जिस कारण ये आज डॉक्टर बन के घूम रही है। दिमाग खराब हो गया है इसका। अपनी बेटी को समझा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रश्मि ये सब सुनकर अपना आपा खो देती है और अपने पिता से कहती है, लोगों को झूठ बोलकर, फरेबी होकर पैसे ऐंठने की कला इस गांव में सिर्फ एक ही महान आदमी को आती है। और जानना चाहेंगे वो कौन है? वो रतन लाल सिंह है।
आप जो कुछ भी दूसरों के लिए कहते हैं ना, वो एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आप ही वैसे काम करते हो और खामखा दूसरों के नाम बदनाम करने पर तुले हुए हो। कविता, समझा दो अपनी बेटी को, मेरे सामने ज्यादा ना बोला करे। ये सब तुम्हारा सिखाया हुआ है, सारा दिमाग खराब कर दिया है तुमने इसका। तुम्हें भी गरीबों पर बहुत तरस आता है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। रश्मि बेटा, शांत हो जाओ, तुम्हारे बाबूजी हैं वो, उनसे ऐसे बात नहीं करो। नहीं माँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, कुछ गलत नहीं कह रही। बाबूजी और कितनी कंजूसी करेंगे और कितना गिरेंगे लालच में। बाबूजी, लालच बहुत बुरी बला है और लालच में रहकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कविता, मैं अब जितना जल्दी होगा इसकी शादी कर दूंगा। इसे गरीबों से बहुत प्यार है ना, मैं इसकी शादी गरीब लड़के से ही करूंगा अब। और अब तुम भी कुछ नहीं बोलोगी, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। ये कहकर रतनलाल घर से बाहर चला जाता है। रश्मि भी घर से चली जाती है। वो अपना काम खत्म करके काकी को देखने हॉस्पिटल जाती है। वो वहाँ डॉक्टर से मिलकर सारी फीस क्लियर कर देती है। फिर वो काका से बात करती है। काका जी, देखा कैसे काकी मुस्कुरा रही थी? उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब एकदम ठीक है काकी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, 2-3 दिनों तक उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा, उसके बाद घर जाने दिया जाएगा। धन्यवाद बेटा, ये सब तुम्हारे कारण ही मुमकिन हो पाया है, वरना मैं अकेला तो कभी ये सब नहीं कर पाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने केवल इंसानियत का धर्म निभाया है। चलिए अब परेशान मत होइए, चिंता की सारी जड़ मिट चुकी है, अब खुश होकर मुस्कुराने का समय आ चुका है। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। रश्मि ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर रतनलाल अपने खेत में काम करने वाले एक किसान कल्लू को बुलाता है और पूछता है, कल्लू, तेरा बेटा क्या करता है? मैंने सुना है वो नौकरी करता है। जी मालिक। कितना कमा लेता है वो? जी कुछ खास नहीं मालिक, 20-25 हजार तक ही कमा पाता है। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। जी बोलिए मालिक। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। ये क्या बोल रहे हैं आप मालिक? ये कैसे हो सकता है? तुम सोच लो, अपने बेटे से भी बात कर लो। तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे बता देना, मैं पंडित से बात करके दिन पक्का कर दूंगा। कल्लू बहुत परेशान हो जाता है। वो चिंता में अपने घर जाता है। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ भाग्यवान, आज सेठ जी ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। क्या हुआ बाबा, आप हमें बताएं। सेठ जी ने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा है। क्या बोल रहे हो आप? आपने मना क्यों नहीं कर दिया? मैं सामने से कैसे मना करता? हम गरीब लोग हैं, सेठ जी नाराज हो गए तो हमारा गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। पर इतने बड़े घर की लड़की का हमारे घर में एडजस्टमेंट कैसे होगा? यही तो समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं भाग्यवान। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं। माँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम वहाँ जाते हैं और सेठ जी के बेटी के सामने ये सब बातें करते हैं। मुझे उम्मीद है वो खुद ही ना कर देगी। मैं उन्हें सच सच बता दूंगा कि मैं बहुत कम कमाता हूँ, इसमें उनका निभाना बहुत मुश्किल होगा। वो या सेठानी जी खुद ही ना कर देंगी, तब सेठ जी भी हम पर नाराज नहीं होंगे और ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। ये आइडिया तो अच्छा है, चलो फिर कल हम सेठ जी के यहाँ जाते हैं। अगले दिन कल्लू अपनी पत्नी और बेटा संजीव के साथ रतनलाल के घर आता है। आओ कल्लू आओ, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे नाराज नहीं करोगे। पर अंकल, मेरी एक छोटी सी शर्त है। हाँ बोलो बेटा। जी मैं रश्मि जी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं। तभी रश्मि वहाँ आती है। संजीव रश्मि के सामने सारी बात बता देता है। रश्मि थोड़ी देर खामोश होकर रहती है, फिर कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बाबूजी ने ये रिश्ते की बात की है तो मैं तैयार हूँ। उधर कविता रतनलाल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कहता है, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हारी बेटी को गरीबों पर बहुत प्यार आता है ना, अब उसे भी पता चलेगा गरीबी क्या होती है। रतनलाल पंडित को बुलाकर 1 सप्ताह में शादी कर देता है। रश्मि चुपचाप ये शादी कर लेती है। रतनलाल कहता है, संजीव,
अब तुम रश्मि के पति हो, पर ये कभी मत समझना कि तुम या तुम्हारा बाप अब मेरे रिश्तेदार हो गए हो। तुम गरीब थे और अब भी गरीब हो। मैं 1 रुपया भी दहेज नहीं दूंगा। मेरी बेटी डॉक्टर है, यही काफी है। रतनलाल संजीव का बहुत अपमान करता है, पर संजीव अपने परिवार को कोई और मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो चुप रह जाता है। वो चुपचाप अपने घर आ जाता है। वो किसी से कुछ नहीं कहता। कुछ दिन बाद जब महीना पूरा हो गया, रतनलाल अपने यहाँ काम करने वाले सभी किसानों को पैसे दे रहा था, तो वो कल्लू से कहता है, कल्लू, इस महीने से अब तेरी सैलरी कम दूंगा। पर क्यों मालिक? मेरा खर्चा बढ़ गया है। आप मेरा पैसा बढ़ा देते तो बेहतर होता, पर कम बिल्कुल ना करें, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैंने अपनी कमाऊ बेटी तुम्हें दे दिया है। तुम्हें तो मेरा एहसान मानकर मुफ्त में मेरा काम करना चाहिए था। लेकिन मालिक, कल्लू इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वो सेठ से बहुत डरता था और चुपचाप पैसे लेकर चला जाता है। समय बीतता गया। अब रतनलाल का भी गुस्सा ठंडा हो गया था। एक दिन रतनलाल बैंक जा रहा था अपना पैसा जमा कराने के लिए, तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। संजीव और कल्लू उधर से गुजर रहे थे। उनकी नजर सेठ पर पड़ती है। वो दोनों भाग कर आते हैं और सेठ की मदद करते हैं। संजीव बदमाशों से सेठ का ब्रीफकेस छीनता है, जबकि कल्लू सेठ को लगी चोट देखकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। रश्मि अपने पिता को इस हालत में देखकर घबरा जाती है और जल्द से जल्द पिता का इलाज शुरू कर देती है। कविता को खबर मिलते ही वो घबरा कर तुरंत हॉस्पिटल आती है। माँ, बाबूजी का बहुत खून बह गया है, उन्हें तुरंत खून चाहिए। बेटा, तू मेरा खून ले ले, पर अपने बाबूजी को बचा ले। पर माँ, तेरा और मेरा ब्लड ग्रुप तो बाबूजी से मैच ही नहीं करता है। तभी संजीव वहाँ पहुँच जाता है। आप मुझे बताइए, बाबूजी का कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ पॉजिटिव। तो आप मेरा ब्लड ले लें, मेरा भी ओ पॉजिटिव है। ये सुनकर रश्मि और सुनीता के जान में जान आती है और फौरन सेठ जी को संजीव का खून देकर उनकी जान बचाई जाती है। कुछ देर बाद रतनलाल जी को होश आ जाता है। कविता पूछती है, अब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आया? कविता उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर रतनलाल की आंखें भर आती है। मुझे माफ कर दो रश्मि बेटा। कविता, संजीव, कल्लू, तुम सब मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा कंजूसी और लालच में आकर सबके साथ बुरा किया है। कभी किसी की नहीं सुनी, हमेशा अपने ही मन की मानी। ना किसी की सुनी, ना किसी काम को समझदारी से किया। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब मुझे माफ कर दो। मैंने कल्लू और संजीव का बहुत अपमान किया है, फिर भी इन दोनों ने आज मेरी सेवा करके मेरी जान बचाई। सब ऊपर वाले की कृपा है कि आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल्लू, संजीव और रश्मि, मैं तुम तीनों का गुनहगार। रतनलाल सभी से माफी मांगता है और सभी उसे माफ भी कर देते हैं। बाबूजी, आप मन के बहुत अच्छे हो, पर लालच और कंजूसी के कारण आपका मन मैला हो चुका था। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अब सुधरना चाहता हूँ और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आओ संजीव बेटा और रश्मि, मेरे पास आओ। रतनलाल जल्दी ठीक होकर घर आ जाता है और सारा परिवार अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। गांव में भी खुशियों की लहर आ जाती है। रतनलाल अब सभी किसानों को उनका हक देने लगता है। सब खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जीवन में हमारे पास जितने भी पैसे आ जाएं, हमें लालच जैसी बुरी बला को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और गरीबों की मजदूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। और दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई अगली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।